या वित्तीय कारोबार होता है, इसको संचालित करने के लिए कई रेगुलेटर हैं, कई लीगल बॉडी है, कई वैधानिक संस्था है जो इसके लिए नियम बनाती है, इसका नियंत्रण करती है। आजादी से पहले ही 1935 में रिजर्व बैंक का गठन हुआ था और उस समय से लेकर के आप कह सकते हैं 80 के दशक तक, 1988-89 तक हिंदुस्तान के सारे वित्तीय व्यवस्था का मुख्य रूप से नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में। समय बदलते गया, देश की परिस्थिति बदलती गई, देश बहुत तेजी से विकास करते चला गया, तो आवश्यकता बढ़ती चली गई, रिजर्व बैंक के ऊपर लोड बढ़ता चला गया। अब समझने का कोशिश करिएगा, दो 2000 से पहले, यानी आप कह सकते हैं आज से 25-26 साल पहले, अपने देश में इंश्योरेंस की अगर बात होती थी तो सीधा लोग समझते थे भारतीय जीवन बीमा निगम। इंश्योरेंस का मतलब LIC। तो LIC एकमात्र इंश्योरेंस संस्था थी जो सीधा सीधी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से उसका नियंत्रण होता था। अब इंश्योरेंस का कारोबार बढ़ने लगा, बहुत बढ़ा। आपके बेतिया शहर में कितनी इंश्योरेंस कंपनियां होगी आपको नहीं पता होगा। अब जितने बैंक हैं सब इंश्योरेंस का काम कर रही हैं, वो चाहे नेशनलाइज हो या प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, सब इंश्योरेंस का काम कर रही है। देश के जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं, आप चाहे रिलायंस की बात करिए, टाटा की बात करिए, बिरला की बात करिए, बजाज की बात करिए, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब इंश्योरेंस का काम करती। अब इतना ज्यादा इंश्योरेंस का काम बढ़ गया, ये वित्त मंत्रालय के बस का चीज था? नहीं था। तो क्या हुआ? IRDA का गठन हो गया। तो भाई चलो, अब इंश्योरेंस से संबंधित जितना कारोबार होगा उसका नियम कानून बनाना, देख रेख करना, नियंत्रण करना, ये किसका काम है? IRDA का काम है। तो ये अप्रैल 2020 में ये रेगुलेटरी फंक्शन में आ गया IRDA का। उन्नीस सौ नब्बे से पहले अपने देश के आम लोग जिला जवार के लोग शेयर क्या होता है नहीं जानते थे। शेयर को जानने वाले लोग बड़े बड़े मेट्रो सिटी के लोग होते थे। शेयर को लोग जानने लगे। हर्षद मेहता कांड हुआ तो जो नहीं भी जानता था पूरा देश जान गया शेयर क्या होता है। और उसी कांड में लोग शेयर को अच्छी तरीका से जाना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया होता है। तो धीरे धीरे लोग शेयर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा। पहले सिर्फ बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज था, इससे संबंधित जो भी कारोबार होता था वहां से सीधा सीधी होता था। अब जब लोग का रुझान उधर बढ़ा, उसमें कारोबार बढ़ गया और
उस स्टॉक एक्सचेंज का भी सीधा सीधी देखरेख मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती थी। अब हुआ भाई ये वित्त मंत्रालय के पास अतिरिक्त बोझ हो गया है, ये संभव नहीं है, तो एक और अथॉरिटी बना दिया गया सेबी का 1988 में, और 1990 से ये फंक्शन में आ गया। अब जितना भी शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड, इस तरह के जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, कारोबार होते हैं, बॉन्ड है, ये सब सेबी के माथे चला गया। उन्नीस सौ 91 में जब अपना संविधान बना था, उसी समय एक्ट बना था, कंपनी एक्ट। क्योंकि कोई भी कारोबार करेगा तो उसको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक लिमिटेड हो, जो भी हो। तो वो कंपनी बनाने के लिए कंपनी एक्ट बना, और हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की नियुक्ति हुई, जहां से वो अपना कंपनी खोल सकता है, वहां से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तभी वो फिर आगे का कोई कारोबार करेगा। अब कंपनी खोलने के लिए भी आदमी को धन चाहिए, तो कंपनी एक्ट में एक प्रावधान दिया गया, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये पावर रहेगा, वो किसी कंपनी अगर वो चाहती है तो उसको ये अधिकार देगा, जो आप डिवेंचर के रूप में पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां डिवेंचर के रूप में पैसा लेती थी। आरओसी की चर्चा इसलिए मैं किया, ये भी वित्तीय व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो एक समय था जब कंपनियों की बाढ़ आ गई, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की कंपनियों की बाढ़ आ गई थी। कई बार बाढ़ आई है और कई बार विनाश हुआ है। तो ये लोग खास करके आप 2008 से 11 के बीच में देखेंगे, इस बीच में भी बहुत सारी कंपनियां आई, और जितनी कंपनियां आई वो सब आरओसी से एक कंपनी खोल करके और डिवेंचर का परमिशन लेकर के पब्लिक से पैसा लेना शुरू कर दिया। अब कुछ मामले में सहारा का केस अच्छा भी हुआ, क्योंकि उसका भी यही डिवेंचर का मामला था। तो एक बार भंडाफोड़ हो गया इसका, नए नए नियम कानून बन गए। कुछ कानून का भी दोष था इसमें, दोष आज भी है, तो इसमें संशोधन कर दिया। पहले कोई लिमिट नहीं था, 2011 से पहले डिवेंचर के लिए कोई लिमिट नहीं था, चाहे वो फुली कन्वर्टेड डिवेंचर हो या ऑप्शनली कन्वर्टेड डिवेंचर हो, किसी में कोई लिमिट नहीं था। लेकिन जब नींद खुली सरकार की, तो देखा जो बाब इसमें तो बहुत बड़ा मामला फंस सकता है, आम जनता का पैसा कभी भी जा सकती है, कमाई की पैसा डूब सकता है। तो तरातर इस पर ब्रेक लगा दिया गया और नियम में, कानून में संशोधन कर दिया गया। जो कोई भी फुल्ली कन्वर्टेड डिवेंचर अगर लाएगा, वो मैक्सिमम 50 लोग से ही ले सकता है, और कोई ऑप्शनली कन्वर्टेड डिवेंचर लाएगा, वो मैक्सिमम 100 करोड़ तक ही पब्लिक से ले सकता है। अब जो फुली कन्वर्टेड डिवेंचर का काम कर रहे थे, पता चला वो 50 से ज्यादा लोग से ले लिए हैं, उसी समय उनका शटर बंद हो गया। बहुत सारी कंपनियां थी जो ऑप्शनली कन्वर्टेड डिवेंचर में 100 करोड़ से ज्यादा ले लिया था, सब लोग वहीं रुक गया, भाई चलो अब तो लगाम लग गया है। तो ये भी आरओसी एक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन से जुड़ा हुआ अथॉरिटी है, आज भी है। लेकिन आज वो किसी को परमिशन देता है तो लिमिट उसके लिए कर दिया गया। अब बहुत
तेजी से जब देश का विकास होने लगा और पूरा दुनिया एक बनने लगी, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया वर्ल्ड का, तो दूसरे दूसरे देश की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में कारोबार करने के लिए आ गई। अब उसको भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसको जाना पड़ेगा आरओसी के पास। आरओसी अगर परमिशन देगा तो वो किसी एक स्टेट का ही देगा। तो ये सब जब परिस्थिति बनी तो कंपनी खोलने का, इनकॉर्पोरेट करने का के लिए एक नया मिनिस्ट्री बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये नया मंत्रालय बन गया 2013 में, और ये डायरेक्ट बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को, मल्टीनेशनल कंपनी को इन्होंने काम करने का परमिशन देना शुरू किया, रजिस्ट्रेशन देना शुरू कर दिया, और आरओसी को भी अंडर एमसीए कर दिया गया। आरओसी को भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन कर दिया गया, और 2013 से आरओसी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे काम कर रहा है। कि अपने देश के भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हो गई जो मल्टीनेशनल आज हो गया, वो एक राज्य में नहीं पूरे देश में कारोबार कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको एमसीए के पास जाना पड़ता है। तो इतने तरह का अपने यहाँ ऑथोरिटी है जो सीधा सीधी वित्तीय व्यवसाय के लिए काम करता है। अलग अलग प्रवृत्ति के, अलग अलग नेचर के वित्तीय कारोबार के लिए अलग अलग रेगुलेटर है। अब हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। अपने देश में अंग्रेजों का राज्य था। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में 500 वर्ष पहले से कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, और उसका बहुत अच्छा वहां रिजल्ट मिला। और खास करके कहा जाता है जो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा डेमोक्रेसी कहीं है, प्रजातंत्र कहीं है, वो ब्रिटेन का प्रजातंत्र, जबकि वहां कोई लिखित संविधान नहीं। आवश्यकता के मुताबिक वहाँ के पार्लियामेंट से नियम बनते हैं, उस पर काम होता है, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, फिर वो कानून खत्म हो जाता है। तो अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का शुरुआत किए। यानी आप कह सकते हैं 1904 में ही हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटी आया। ये अंग्रेज लोग का लाया हुआ, और उसमें अमेंडमेंट होता गया, संशोधन होता गया। 1912 में संशोधन हुआ, और फाइनली जब अपना संविधान बना तो 1956 में कोऑपरेटिव एक्ट अपने संविधान का हिस्सा बना। बाकी ऊपर के जितने भी आपके रेगुलेटर हैं, इसका पहले गठन हुआ, यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री इसको अप्रूवल दे दिया, ये काम करना शुरू कर दिया। फिर पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें बिल पास हुआ, तब जाकर के वो संविधान का हिस्सा बना। लेकिन कोऑपरेटिव एक्ट आपका तब से है जब से आपका संविधान लागू हुआ। अब 1956 से इस पर काम हो रहा था, बहुत सीमित दायरे में। खास करके जो राज्य उस समय थोड़ा सा विकसित था, जहां शिक्षित लोग ज्यादा थे, उन सब जगहों पर ये काम ज्यादा हो रहा था। महाराष्ट्र में, गुजरात में, कुछ स्टेट दक्षिण भारत के थे। तो 1956 के बाद 1983 में फिर इसको संशोधन करके इसको एक बड़ा रूप दिया गया, और स्टेट लेवल पर इसको लाया गया, और तब से ये स्टेट लेवल पर ही काम हो रहा था। तो जहां जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत अच्छा काम हुआ,
वो लोग चाहे जो हम लोग अपने स्टेट से भी बाहर जाकर के काम करें। तो ये प्रस्ताव सरकार के पास गई और फिर इसमें एक संशोधन 2002 में हुआ और एक नया एक्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का निर्माण हो गया और तब से ये पूरे देश में काम करने लगा। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जब काम शुरू हुआ, ये पूरा का पूरा एम्पावर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और वहीं पर एक सेंट्रल रजिस्ट्रार की नियुक्ति करके एक सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय में बना दिया गया और वहीं से ये कारोबार चल रहा है। तो एक राज्य से अधिक राज्य में काम करने के लिए उनको वहां से अनुमति परमिशन लेना पड़ता था, जो मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी 10 राज्य में काम करने के लिए मिला हुआ। अब इसमें भी कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी शुरू हुआ, तो 2016 में फिर एक अमेंडमेंट कर दिया गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। और वो अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया, जो अब डायरेक्ट किसी को भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब पहले उनको किसी स्टेट में लाइसेंस लेकर के काम करना पड़ेगा, कम से कम 12 महीना वो काम करेंगे, उसके बाद वो फिर यहाँ अप्लाई करेंगे सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के यहाँ और फिर वो अपना निरीक्षण करेंगे, उनके 1 साल के क्रिया